नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीएस क्लब के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी ये जो लेक्चर है वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स का पार्ट 2। अगर आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप जाइए उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना प्रारंभ कीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जिसका पहला टॉपिक है हमारा संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली। अब इससे ही हमें समझ में आ रहा है कि संयुक्त परिवार यानी कि सम प्लस युक्त परिवार, यानी कि ऐसा परिवार जो जुड़ा हुआ होता है या फिर उसमें लोग मिलकर रह रहे होते हैं। तो हम संयुक्त परिवार में देखेंगे कि संयुक्त परिवार क्या होता है कि 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां, जिसमें दादा दादी, ताऊ ताई, माता पिता, चाचा बुआ और आप स्वयं एक साथ रह रहे होते हैं। यानी कि आप ऐसे समझिए कि दादा दादी, उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे, तो ये 3 पीढ़ियां एक साथ रह रही हैं। तो उस परिवार को मिलाकर क्या बोलेंगे? संयुक्त परिवार बोलेंगे। जब ये परिवार एक साथ रह रहा होगा तो ये किस आधार पर जुड़ेगा एक दूसरे से? तो ये या तो संपत्ति के आधार पर जुड़ेगा, या आय के आधार पर जुड़ेगा, या पारस्परिक अधिकारों के आधार पर जुड़ेगा कि किसी व्यक्ति के हाथ में कितने अधिकार है, या कर्तव्यों के आधार पर जुड़ेगा। तो जब संयुक्त परिवार एक साथ रह रहा है तो वो आय के आधार पर, संपत्ति के आधार पर, अधिकार और कर्तव्यों के आधार पर जुड़ा हुआ होता है। अब संयुक्त परिवार में रहने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं? माता पिता होंगे, पुत्र पुत्री होंगे, भाई बहन होंगे, पुत्र वधू होंगी, उसके बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी, ये सभी लोग रह रहे होंगे। और सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि ये एक साथ एक ही घर में रह रहे होते हैं। तो फिर जब सब लोग एक साथ एक ही घर में रहेंगे तो संयुक्त परिवार का आकार कैसा हो जाएगा? बड़ा आकार हो जाएगा। जब सब लोग एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे के प्रति उनके क्या होंगे? उत्तरदायित्व होंगे, जिम्मेदारियां होंगी। तो इनके एक दूसरे के प्रति क्या होंगे? असीमित उत्तरदायित्व होंगे। यानी कि आपको दादा के लिए भी काम करना है, बड़े भाई के लिए भी काम करना है, ताऊ जी के लिए भी काम करना है, चाचा के लिए भी काम करना है, या आपके पिताजी को ताऊ जी के लिए भी काम करना है, दादाजी के लिए भी काम करना है। अब इसमें मुखिया कौन होगा? तो जो व्यक्ति सबसे ज्यादा उम्र का होगा, यानी सर्वाधिक आयु वाला जो व्यक्ति होगा वो परिवार का मुखिया कहलाएगा। और मुखिया ही क्या करता है? प्रत्येक सदस्य को आवश्यकता अनुसार धन देता है, यानी धन का व्यय करवाता है सम्मिलित धन से। क्योंकि आपने ऊपर पढ़ रखा है कि यहाँ ये लोग किसके आधार पर जुड़े होते हैं? आय के आधार पर, संपत्ति के आधार पर। तो यहाँ जो धन होगा वो सम्मिलित होगा, सभी लोगों का एक साथ धन होगा, तो इसके आधार पर जुड़े होंगे। तो जो मुखिया होगा वो इस धन में से सबकी जरूरतों के आधार पर आपको धन देगा। अब वर्तमान में ऐसे परिवार कहाँ देखने को मिलते हैं आपको सबसे ज्यादा? तो ग्रामीण इलाकों में सर्वाधिक परिवार देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे यहाँ जैसे जैसे आधुनिकीकरण हुआ है, यानी आधुनिकीकरण जैसे जैसे आगे बढ़ा है, उसने क्या किया है? जो हमारे संयुक्त परिवार थे उनको तोड़कर अलग अलग भागों में बांट दिया है। क्योंकि जब हमारा भारत आगे बढ़ा 19वीं सदी में जब हम आए तो हमने देखा कि रोजगार, शिक्षा या फिर जीवन स्तर के बढ़ते स्तर को पकड़ने के लिए हमने क्या किया? गांवों से शहरों की ओर पलायन किया और धीरे धीरे अपनी दिनचर्या और अपनी हैबिट्स क्या की? बदलने की कोशिश की। लेकिन हमारे यहाँ एक समाजशास्त्री हैं मैक्स मूलर, उन्होंने क्या बताया है कि संयुक्त परिवार क्या है? भारत की पुरानी परंपरा है। आदि यानी कि पुरानी, यानी भारत की सबसे पुरानी परंपरा कौन सी है? कि भारत में संयुक्त परिवार पुराने से पाए जाते हैं। चलिए संयुक्त परिवारों के लक्षणों की बात करें कि संयुक्त परिवार के लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो पहला लक्षण आप देख रहे हैं कि ये संयुक्त समिति के तौर पर काम करता है। यानी कि जब आप एक परिवार में रह रहे हैं तो आप वहां देखेंगे कि सभी लोग क्या कर रहे हैं? आपस में काम एक साथ मिलकर कर रहे हैं। दूसरा, साझा निवास स्थान होता है। साझा निवास स्थान यानी कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ लोग एक साथ रह रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, या मामा मामी दूसरे परिवार के हैं तो चाचा चाची, ताऊ ताई, भाई बहन, भाभी भैया, ये सभी लोग एक साथ मिलकर रह रहे हैं। तीसरा, हम इसकी विशेषता देख रहे हैं या लक्षण देख रहे हैं, इसका क्या होगा कि साझा धर्म होगा इनका। अब साझा धर्म यानी कि ये लोग आपस में रह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग अलग अलग धर्म मान रहे हैं, सभी के धर्म एक ही होंगे। जैसे आप हिंदू या सनातन धर्म से हैं, या आप मुस्लिम धर्म से हैं, या आप ईसाई धर्म से हैं, तो आप सभी लोग एक ही धर्म की पूजा कर रहे होंगे, आपकी पूजा पद्धतियां एक ही होंगी सभी की। फिर ये सहकारी संगठन होता है, यानी कि कभी आपकी बात सुनी भी जाती है और कभी आपसे काम करवाया भी जाता है। यानी कि आप अधिकार और उत्तरदायित्व सब मिलाकर काम कर रहे होते हैं। तुलनात्मक स्थायित्व होता है, यानी कि जो परिवार बट रहे होते हैं उनकी तुलना में क्या होता है कि आप किसी न किसी व्यक्ति के साथ इतना इमोशनली अटैच होते हैं कि आप उस परिवार को छोड़ नहीं सकते हैं। यानी कि आप इसमें ज्यादा स्थायित्व देखेंगे। उत्पादक इकाई होती है, यानी कि संयुक्त परिवार में जब 10 लोग होंगे तो क्या करेंगे? अलग अलग लोग अलग अलग काम करेंगे तो ज्यादा काम हो सकते हैं एक ही समय पर। और आप अगर अलग रह रहे हैं किसी व्यक्ति से तो क्या करेंगे? आप एक काम को करने के लिए आपको अलग अलग समय देना पड़ेगा। और यहाँ उत्पादक इकाई क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि अगर 10 व्यक्ति हैं तो 10 व्यक्ति एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। पारस्परिक अधिकार और दायित्व क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो जब आपके दादाजी ने किसी काम की बोला है तो वो काम आपको पिताजी को भी करना पड़ेंगे, आपके ताऊ जी को करना पड़ेगा। अगर आपसे बोला तो आपको करना पड़ेंगे। तो यहाँ दादाजी के क्या है? वो अधिकार है।
और जब आप काम कर रहे हैं तो वो आपका क्या है, दायित्व है, यानी कि आपका कर्तव्य है, क्योंकि वो आपके परिवार के मुखिया हैं, आपको उनको देखकर चलना है। अगला देखते हैं विशाल आकार। तो संयुक्त परिवार की विशेषता यही होती है कि संयुक्त परिवार में जब 3 पीढ़ियां मिलकर रह रही होती हैं तो इसका आकार अपने आप बढ़ जाता है। कि आप मान के चलिएगा कि दादाजी हैं, दादाजी के अगर 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों की बीवी है, यानी कि 4 लोग, उनके अलग अलग बच्चे और उनकी भी अगली पीढ़ी, यानी कि 3 पीढ़ी एक साथ रहेंगी, तो आकार तो बढ़ेगा ना भैया। तो चलिए अगला देखते हैं। सदस्यों में एक निश्चित संस्करण होता है, यानी कि हायरार्की पाई जाती है। आपके दादाजी सबसे ऊपर, फिर आपके ताऊजी, ताऊजी से नीचे आपके पापा जी, पिताजी से आपके नीचे स्वयं, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके बच्चे। तो ये पूरा क्रम पाया जाता है कि अगर आपके दादाजी ने कुछ कहा है तो ये जो अधिकार के तौर पर दादाजी ने कुछ कहा है तो वो कर्तव्य किसका बनेगा, ताऊजी का बनेगा, पिताजी का बनेगा, आपका बनेगा, और अगर आपकी शादी हो गई तो आपके बच्चों का बनेगा। तो इन सभी लोगों को मिलकर क्या करना पड़ेगा, दादाजी के कामों को करना पड़ेगा। तो आपको समझ आया कि संयुक्त परिवार होगा तो उसके लक्षण क्या होंगे। अगला देखते हैं कि संयुक्त परिवार के गुण क्या कहलाते हैं, यानी कि संयुक्त परिवार से आपको क्या लाभ हो रहे हैं। अगर आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो लाभ क्या हो रहे हैं आपको। तो आप देख रहे हैं कि कार्य विभाजन की व्यवस्था होती है। मैंने आपको बताया कि संस्करण या हायरार्की पाई जाती है। तो दादाजी ने बोला कि आपको ये काम करना है, ताऊजी को बता दिया कि आपको ये काम करना है, ताऊजी ने पिताजी को बता दिया, पिताजी ने आपके बड़े भाई को और भाई ने आपको। तो सबके अलग अलग काम बट गए। जब अलग अलग काम बटेंगे तो क्या होगा, सब लोग, किसी भी व्यक्ति पर ज्यादा काम नहीं पड़ेगा और सब लोग अपने अपने काम को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अगला देखते हैं हम कि सामाजिक जीवन का विकास होता है, यानी कि जब आप इतने लोगों के बीच में रह रहे हैं तो आपकी हर व्यक्ति के बीच में क्या होगी, सामाजिक क्रियाएं होंगी। सामाजिक क्रियाएं होंगी तो आपको व्यक्ति से इमोशनली अटैचमेंट बढ़ेगा, बात करने के तरीके सुधरेंगे, और जितने ज्यादा व्यक्ति होंगे आप आपस में एक समाज के तौर पर रहना प्रारंभ कर देंगे। संयुक्त परिवारों में सामाजिक सुरक्षा रहती है कि जब आपकी कोई विपत्ति का समय आता है, जैसे आपने अभी देखा कोरोना काल में, तो जब आपने देखा कि जो लोग एकल परिवार में रह रहे थे तो वहां अगर एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो और उस परिवार में केवल 3 ही लोग हैं, जब 3 लोग हैं तो क्या करेंगे, एक की तबीयत खराब है तो 2 लोग उसकी सहायता कर रहे हैं, अगर 2 की तबीयत खराब होगी तो कोई एक व्यक्ति बचेगा उसकी सहायता करने के लिए। लेकिन यहाँ क्या होगा संयुक्त परिवार में कि यहाँ अगर 10 व्यक्ति हैं, अगर एक की तबीयत खराब है तो क्या होगा, बाकी के 9 व्यक्ति उसकी मदद करेंगे। तो यहाँ सामाजिक सुरक्षा का भाव क्या होता है, थोड़ा ऊंचे स्तर पर होता है। अब संयुक्त परिवार में एक विशेषता और पाई जाती है कि ये बचत के लिए अनुकूल होते हैं कि अगर 10 व्यक्ति कमा रहे हैं और 10 व्यक्ति कमा रहे हैं तो उनकी जो भी पूंजी आएगी वो मुखिया के पास जाएगी, मुखिया उस पूंजी को क्या करेंगे, मिलाकर एक बड़ी पूंजी बना लेंगे। अब उसमें सारा पैसा जमा होता जाएगा, पिताजी का, दादाजी का, आपका। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो उसमें से आपको जरूरत के समय कुछ पैसा दिया जाएगा, यानी कि आप इस खर्चे का या फिर इस धन का आप अपव्यय नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा, आप आसानी से बचत को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, सामान्य हितों की रक्षा होती है, यानी कि आप, ऐसा नहीं है कि अगर आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो केवल आपसे काम कराए जाएंगे, आपकी जरूरतों का भी हिसाब रखा जाता है, आपको क्या चीजें पसंद है उनका भी ध्यान रखा जाता है, आपको किन चीजों की जरूरत है उसका भी ध्यान रखा जाता है। दूसरा, आप जब संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो आपकी जो परंपराएं होंगी उनकी भी रक्षा होगी। तो आपके परिवारों में किस तरीके से पूजा पाठ किया जाता है, या फिर किस तरीके से आपके परिवार की जो संस्कृति है या फिर जो संस्कार है उनको आगे बढ़ाना है, इन सभी चीजों को आप किससे देखेंगे, अपने दादा दादी से। बाकी इन सभी लोगों से आपको क्या मिलेगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। पारिवारिक धन का समान वितरण होता है, यानी कि जब आपका संयुक्त परिवार में जब आप देखते हैं कि सभी की पूंजी एक सी आ रही है या फिर कुछ लोग नहीं कमा पा रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में क्या होता है कि उनका जीवन सुचारू रूप से चल रहा होता है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर 10 लोग कमा रहे हैं, जैसे आपने यहाँ देखा कि ये सभी की पूंजी यहाँ रखी हुई है इकट्ठी, इस पूंजी में से मान के चलिए अगर 2 लोग नहीं कमा रहे हैं, अब 2 लोग नहीं कमा रहे हैं तो क्या होगा, बाकी के 8 लोग तो कमा रहे हैं। अब जो 8 कमा रहे हैं तो इन 8 में से कुछ पैसा इनको 2 को दिया जाएगा, यानी कि इनकी जरूरतें पूरी करवाई जाएंगी। तो यानी धन का क्या होता है, समान वितरण कर दिया जाता है। अब आपके परिवारों में अगर बच्चे होते जा रहे हैं और आपके अब संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो उनका लालन पालन क्या होता है, आसान हो जाता है कि जब आपको अपना काम करने जाना है तो आपके दादाजी हैं, आपके ताऊ जी हैं या आपके और भी अन्य भाई हैं, जब साथ साथ रह रहे हैं तो वो बच्चों को क्या करते हैं, आराम से पालन पोषण करवाते रहते हैं, उनकी देखभाल कर रहे होते हैं। या दादी जी हैं, बुआ जी हैं, वो सब आपके बच्चों की देखभाल कर रहे होते हैं। जब आप किसी के साथ रह रहे हैं तो उनके ज्ञान का या उनके अनुभवों से आपको शिक्षा मिलती है। इसलिए हमारे कई सारे समाजशास्त्री कहते हैं कि अगर आप खुद के अनुभवों से सीखना चाहेंगे तो जीवन बहुत छोटा है। इसलिए आप संयुक्त परिवार में क्या देखते हैं, बुजुर्गों का ज्ञान, उनके अनुभव और उनके उपदेश और उनके निर्देशों से आप क्या सीखते हैं, जीवन में आगे बढ़ना सीख रहे हैं, तो उसका भी एक आपको लाभ मिलता है। सबसे बड़ी विशेषता संयुक्त परिवार की क्या होती है कि इस परिवार में जब आप सभी लोग साथ रह रहे हैं, सबका धन एक साथ इकट्ठा हो रहा है। जब धन इकट्ठा एक साथ हो रहा है तो क्या होगा, उसमें आप
ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, संपत्ति एक साथ होगी तो भूखंडन नहीं हो पाएगा, यानी कि आपकी जमीन का बंटवारा हो ही नहीं पाएगा। जब जमीन का बंटवारा नहीं होगा तो आपकी ये पूरी जमीन खुद की होगी, और जब आप सब लोग अलग अलग रहेंगे तो क्या होगा, ये जमीन किसी और की है। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर संयुक्त परिवार में आप रह रहे हैं तो हर परिवार की कमियां होती हैं या फिर हर स्थान की कमी होती है, तो इसके दोष देखते हैं। तो संयुक्त परिवार क्या होता है, निकम्मों का घर कहलाता है। यानी कि जब आपके परिवार में 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, बाकी उनके नीचे काम करने वाले और भी लोग हैं, तो क्या होगा कि जो लोग सबसे ऊपर की अधिकारता रखते हैं वो क्या करेंगे, काम करना बंद कर देंगे, और धीरे धीरे जो नीचे अधिकार रखते हैं या फिर नीचे कर्तव्य जिनके ज्यादा हैं वो व्यक्ति क्या करेंगे, धीरे धीरे काम करने में ज्यादा आगे बढ़ेंगे, यानी उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम होगा। तो कुछ लोग आलस में रहते हैं और वो बाकी के सारे काम नहीं करते हैं, तो क्या होगा, बाकी लोगों की कमाई को खाने का काम ये लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा, व्यक्तित्व के विकास में बाधक हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब अधिकार जिस व्यक्ति के ज्यादा है और जिस व्यक्ति के कर्तव्य ज्यादा है, यानी जिसके अधिकार ज्यादा होंगे वो टॉप पे होगा, और जिसके कर्तव्य ज्यादा होंगे वो कहाँ होगा, सबसे नीचे होगा। तो इस अधिकारता से यहां तक आने में, यानी कर्तव्य तक आने में क्या होगा, काम बढ़ते जाएंगे। या फिर ये समझिए कि इस व्यक्ति में भले ही कितना टैलेंट है, लेकिन ये अगर परिवार में सबसे छोटा है तो इसके मुखिया बनने का समय कब आएगा, जब ये मुश्किल से मुश्किल अपने जीवन के 2 से 4 साल बचेंगे। तो क्या होगा, ये व्यक्ति ना तो ज्यादा अपना विकास कर पाएगा और ना ही ज्यादा अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ा पाएगा। फिर हम देखते हैं कि जो संयुक्त परिवार जब सब साथ में रह रहे होते हैं तो साथ में रहने से लोगों में क्या होती है, दबंगई आती है। दबंगई आती है तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट करते हैं। तो जब भी कोई लड़ाई होती है तो संयुक्त परिवारों में क्या होता है, गाँव में देखा होगा आपने, लड़ाई होगी तो वो किसी व्यक्ति का नाम न लिखवाते, पूरे परिवार का नाम लिखवाते हैं, तो मुकदमेबाजी बढ़ती है, झगड़ों को उत्पन्न करती है। ये इसमें आपसी झगड़े भी हैं, आप किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ कहा, आपको बुरा लगा तो आपसी झगड़े भी होंगे। फिर दूसरी बात, आपको प्राइवेसी नहीं मिलती है, यानी कि आपका एकांत खत्म हो जाता है। पता चला 10 लोग हैं, 10 लोगों के बच्चे हैं, 10 बड़े लोग हैं, 10 के बच्चे मान के चलिए 5 तो होंगे। अब इन 5 बच्चे ये पूरे दिन खेल रहे हैं, आपको चाहिए प्राइवेसी, आपको कुछ पर्सनल बात करनी है या आपको कुछ सलाह की करनी है बात, तो लेकिन ये बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके आसपास ही घूम रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है, प्राइवेसी नहीं मिल पा रही है। और जब आपको पता होगा कि जब घर में 10 लोग बड़े लोग रह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अनियंत्रित प्रजनन होता है। आपको पता है कि जब बच्चों को पालने पोसने का कोई काम है ही नहीं आपके पास, आपको क्या करना है, केवल अपना खुद का काम करना है और फ्री टाइम में बच्चे पैदा करना है, इसलिए अनियंत्रित प्रजनन होता है। तो आपने देखा होगा गांव में जितने ज्यादा लोग होंगे जितने ज्यादा परिवार में बड़े लोग होंगे उतने ही बच्चे अधिक होंगे। कुशलता और गतिशीलता में बाधक होता है कि ज्यादा लोग हैं तो काम मिलकर करना चाहते हैं, गतिशील नहीं करना चाहते। तो आपने देखा होगा कृषि में जिस काम को 2 लोग कर सकते हैं उस काम में 10 लोग लगे हुए हैं, क्यों, क्योंकि वो नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगा, ये वाली भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है स्त्रियों को, क्योंकि स्त्रियों की दुर्दशा के लिए उत्तरदायी होता है संयुक्त परिवार है। तो ज्यादा से ज्यादा पुरानी रूढ़ियों को मानते हैं तो ना स्त्रियों को शिक्षा मिलती है, इससे उनकी दुर्दशा आगे बढ़ती है, ना तो घर के बाहर काम करने दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, स्त्रियां केवल 4 दीवारी में सीमित होकर रह जाती है। सामाजिक समस्याओं को प्रोत्साहन मिलता है, तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो समाज में धीरे धीरे बढ़ रही हैं, जैसे दहेज प्रथा है और भी सारी हैं, तो उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। क्यों, क्योंकि अगर बड़े भाई को शादी में दहेज मिला है 10 लाख का, तो आपको भी कम से कम कितना मिलना चाहिए, कम से कम 8 तो मिलना चाहिए, अगर आप भले ही नहीं पढ़े लिखे लेकिन है तो एक ही परिवार के सदस्य हैं। फिर दूसरा, गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। अगर 10 लोग काम कर रहे हैं और 10 में से अगर काम कर रहे हैं तो 2 की अगर जॉब बहुत अच्छी है, ये मान के चलिए जो 2 लोग हैं इनकी जॉब मान के चलिए 10,000 से ऊपर है, बाकी के 10 में से अगर 2 लोग काम नहीं कर रहे हैं तो वो लोग क्या करेंगे, इनके खर्चे पर खाना शुरू करेंगे। तो जो परिवार गरीब होगा वो शुरू से क्या करेगा, गरीबी में फंसता चला जाएगा, क्योंकि जब लोग काम नहीं करेंगे, अपने गुणों को नहीं पहचानेंगे तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होंगे तो क्या होगा, गरीबी बढ़ती चली जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। तो संयुक्त परिवार जब विघटित होना स्टार्ट हुए तो शहरों में आकर क्या हुआ, या फिर रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए या अच्छे जीवन स्तर के लिए लोग कहाँ आए, शहरों में आना स्टार्ट किया। जब लोग शहरों में आए तो उन्होंने इस परिवार को क्या बना दिया, एकल परिवार। तो हम अगला टॉपिक देख रहे हैं हमारा एकल परिवार, जिसे न्यूक्लियर परिवार, नाभिकीय फैमिली, दाम्पत्य मूलक परिवार ये सभी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति एक आके जीवन व्यतीत कर रहा होता है, परिवार का पूरा केंद्र आप ही होते हैं, आप, आपकी बीवी और आपके बच्चे। नाभिक यानी कि आप छोटे छोटे लोग मिलकर क्या करते हैं, छोटा सा परिवार बना लेते हैं। मूल और दाम्पत्य मूलक, अगर आपकी शादी हुई है तो आप स्टार्टिंग में क्या होंगे, आप केवल पति पत्नी होंगे, उनके बाद जब बच्चे पैदा होंगे तो वो दाम्पत्य मूलक परिवार कहलाने लगेगा। यह परिवार का सबसे छोटा स्वरूप होता है एकल परिवार। इस परिवार का जन्म किससे होता है, तो आपने देखा होगा कि हमारे जो संयुक्त परिवार है, जब आप शहरों में संयुक्त परिवार छोड़कर आते हैं तो उनके विघटन से आपका एकल परिवार बनता है।
अब एकल परिवार की परिभाषा अगर आप देखेंगे तो एकल परिवार में कौन कौन होता है, पति पत्नी होंगे और उनके अविवाहित बच्चे होंगे। अगर विवाहित बच्चे हुए तो वो एकल परिवार नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अगर दादा दादी रह रहे हैं, आपके पति, आपके मतलब माता पिता रह रहे हैं और आप रह रहे हैं, तो चलिए ये दादा दादी का घर छोड़कर इन्होंने क्या किया, जॉब करना स्टार्ट करी। जब जॉब करना स्टार्ट करी तो उन्होंने क्या देखा कि ये शहरों में यहाँ आके ये रहने लगे, तो आपका इतना जो परिवार कहलाएगा वो एकल परिवार है। लेकिन अगर आपकी शादी हुई और आपका ही परिवार ऐड हो गया तो ये क्या बन गए, ये दादा दादी बन गए, ये आपके ये दूसरी पीढ़ी हो गई और आपके बच्चे होने के बाद ये तीसरी पीढ़ी हो गई। तो ये अपने आप में संयुक्त परिवार की विशेषता रखने लगे। तो छोटा परिवार, सुखी परिवार की भावना पर आधारित है हमारा एकल परिवार। चलिए अगला देखते हैं एकल परिवार के गुणों में कि एकल परिवार में आप जब रह रहे हैं तो आपको कौन कौन से लाभ होते हैं एकल परिवार में रहने से। तो आपने देखा है कि जो लाभ आपको संयुक्त परिवार में नहीं मिल रहे हैं या संयुक्त परिवार की जो हानियां हैं वो यहाँ एकल परिवार के गुण कहलाएंगे। जैसे कि आपने देखा हो व्यक्तिगत विकास के स्वतंत्र अवसर होते हैं, क्योंकि यहाँ दादाजी नहीं है आपको सलाह देने वाले, ताऊ जी नहीं है, पिताजी नहीं है, आप रह रहे हैं यहाँ, आपकी बीवी रह रही है और आपके बच्चे रह रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, ये छोटा परिवार है, इसमें आप 3 लोग रह रहे हैं, तो तीनों लोग अपने अपने व्यक्तित्व के हिसाब से, अपने अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपने अपने काम कर सकते हैं। दूसरा, कलह की संभावना कम होती है। ना तो यहाँ 10 लोग होंगे और न यहाँ 10 लोगों की बातों में आपस में कलह होगा, यानी कि किसी ने कुछ कहा और आपस में लड़ाई हो रही है। कभी कभी क्या होता है कि लड़ाई किसी और से हो रही होती है, इन्वॉल्व हम सब हो जाते हैं। तो जब आप छोटे परिवार में रहेंगे तो कलह की संभावना कम होगी, गृह संचालन में स्वतंत्रता होगी। क्यों? क्योंकि अगर आज आपको बनाना है मैगी या आज आपको बनाना है पास्ता या पोहा बनाना है तो आप बना सकते हैं। लेकिन संयुक्त परिवार में क्या होता था कि अधिकार दादाजी के हाथ में है, उन्हें अगर रोटी खानी है तो वो सबके लिए रोटी बनवा रहे हैं। तो ये सारे काम आप इसमें देख रहे हैं कि आप जो चीजें करना चाहते हैं वो आप स्वतंत्रता से कर सकते हैं। आपसे संबंध मधुर होते हैं क्योंकि 3 ही लोग हैं, आपस में बात करेंगे, एक दूसरे को समय देंगे, क्योंकि समय देने से क्या होता है, रिश्ते आगे बढ़ते हैं। तो आपसे संबंध मजबूत होंगे। कुरीतियों की समाप्ति होगी। तो कुरीतियों की समाप्ति तो वही है कि जब आप एक बड़ा परिवार छोड़कर आप शहर में आए, शहर में आपने एक छोटा परिवार बना लिया जिसमें आप, आपकी बीवी और आपके बच्चे रह रहे हैं। तो ये पहली कुरीति तो आपने छोड़ी दी कि आप जो महिलाएं हैं वो 4 दीवारी के अंदर रह रही थी पुराने जमाने में, तो आपने इसको तोड़कर एक नया परिवार बनाया, तो पहली कुरीति छोड़ी। आगे चल के आप यहाँ रहेंगे तो महंगाई के जमाने में आप जॉब भी करेंगे, तो आपने दूसरी कुरीति छोड़ी कि महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं। तो ये धीरे धीरे आप जो जैसे जैसे आपका जीवन बढ़ता जाएगा तो आप क्या करेंगे, जो पुरानी कुरीतियां उनको छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। बच्चों में आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता आती है, क्योंकि देखो आजकल वर्तमान में क्या हो रहा है कि ये मम्मी है, ये पापा है। अब मम्मी पापा दोनों क्या कर रहे हैं, जॉब जा रहे हैं। चलिए भैया जॉब गए, बच्चा घर में अकेला रह रहा है। अब बच्चा अकेला रह रहा है तो उसको ये डिसीजन लेना है या उसको ये देखना है कि उसको कौन कौन से काम खुद से करने हैं। अब होमवर्क भी उसे खुद करना है, क्योंकि संयुक्त परिवार में क्या था, बुआ है, दीदी है, ये सब लोग मिलकर उसको होमवर्क करा रहे थे। लेकिन यहाँ बच्चों को क्या करना है, खुद का होमवर्क स्वयं करना है। उसको निर्णय लेना है कि उसको इस दोस्त के साथ खेलने जाना है या नहीं जाना है, आज उसको क्या करना है, कौन कौन से काम उसको निपटाने हैं, तो ये वो निर्णय स्वयं लेगा। तो यहाँ बच्चों का भी क्या होता है, डिसीजन मेकिंग क्षमता आगे बढ़ रही होती है। सामाजिक बदलाव संभव, जैसे आपने देखा कि शहरों में जो लोग हैं वो अपने पहनावों को लेकर काफी ज्यादा रिजिड होते हैं। तो आप शहरों में आए तो आपने देखा कि ऑफिस कल्चर में आजकल क्या है, सूट बूट का चलावा ज्यादा है, तो आपने सूट बूट को पहनना स्टार्ट किया। लेकिन यही अगर आप पहनावा या फिर आप ये बदलाव संयुक्त परिवार के घरों में करना चाहेंगे तो उसमें समय लगेगा और उसमें एक पूरी प्रक्रिया चलती है। और उस प्रक्रिया में स्टार्टिंग में क्या होगा, शुरुआत में पारिवारिक कलह बढ़ेगा, फिर कुछ लोग आपसे अलग अलग विद्रोही भावनाओं के बारे में जानेंगे, फिर कुछ लोगों को समझ में आया कि हाँ ये बदलाव सच हो सकता है या इस बदलाव से लाभ होगा, तो वो धीरे धीरे उस बदलाव को समझेंगे। लेकिन अगर आप एकल परिवार में रह रहे हैं तो आप सामाजिक क्या करेंगे, सीधे आपने देखा कि ये बदलाव जरूरी है और आप सीधे कहाँ आ गए, डिसीजन पे आ गए। तो ये सारी चीज आपको समझ में आई कि एकल परिवार के गुण क्या होते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि अगर परिवार है एकल परिवार तो उसमें आपको क्या मिलेगा, कुछ दोष भी देखने मिलेंगे। दोषों में आप क्या देखेंगे कि एकल परिवार के दोष में कि शिशुओं की देखभाल की समस्या हो जाएगी, क्योंकि आप मम्मी पापा कहाँ गए, ये मम्मी है, ये पापा है, ये दोनों क्या चले गए, जॉब चले गए। जॉब के बाद बच्चा सुबह उठता है 7 बजे, तो ये लोग जॉब निकल चुके होते हैं। बच्चा शाम को सो जाता है 8 बजे, ये लोग रात को 9 बजे जॉब से आते हैं। तो आपको क्या देखने मिलेगा कि बच्चा अपने मम्मी पापा से कब मिल रहा है, सैटरडे को, सैटरडे और संडे को। तो आपने एक नया टर्म्स पढ़ा होगा सोशियोलॉजी में कि आजकल जो पेरेंट है वो क्या हो गए हैं, वीकेंड पेरेंटिंग हो गई है, यानी कि अब वो केवल सप्ताह में 2 दिन मिलते हैं, सैटरडे और संडे को। तो शिशुओं की देखभाल में समस्या आती है। दूसरा, कोरोना संकट में आपने देखा होगा कि जब बच्चे या माता पिता में से किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो सारी जिम्मेदारियां बच्चों पर आ जाती हैं, यानी घर के काम भी देखने हैं, बाकी पढ़ाई भी करनी है। तो संकट के समय उनकी स्थिति कैसी हो जाती है, स्थिति दयनीय हो जाती है। देख रहे हैं अगला कि स्वार्थ की भावना को बल मिलता है, यानी कि जब आप 20,000 रुपये कमा रहे हैं और आपकी श्रीमती जी भी 20,000 रुपये कमा रही हैं तो उनको ये समझ में आएगा
कि उनके भी कुछ डिसीजन है या उनकी भी पर्सनैलिटी है, तो वो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से काम करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ क्या होगा कि कुछ चीज़ें आपके विरोध में जा सकती हैं, तो आपको ये समझना है कि ये एकल परिवार का दोष है। लेकिन ये यहाँ एक चीज़ और दिखाता है कि जब आप अपने बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आप जेंडर इक्वलिटी को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आप पति कमा रहे हैं 20,000 रुपये या पत्नी भी 15,000 रुपये भी कमा रही है, तो भी उन्हें अपने बारे में सोचने का हक है। तो यहाँ जेंडर इक्वलिटी को आगे बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं ये दोष क्या कर रहा है, जेंडर इक्वलिटी को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। लेकिन ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है अगर हम उसे देख पा रहे हैं तो। अगला देख रहे हैं, अपव्यय बढ़ जाता है, यानी कि अगर आप लोग दोनों लोग 20-20 हजार करके 40,000 रुपये कमा रहे हैं और खर्च करने वाले आप कितने हैं, केवल 3 लोग, तो आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदना चाहेंगे, अपने शौकों को या अपने जो रुचियां हैं उनके लिए काम करना चाहेंगे। तो इससे क्या होगा, आप खर्चे को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप बचत को बहुत पीछे छोड़ देंगे। फिर आप देखेंगे कि उचित निर्देशन और परामर्श का अभाव होगा, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप हैं, आपका बच्चा है और आपकी बीवी है, ये 3 लोग आप रह रहे हैं, ये 2 लोग आप कहाँ जा रहे हैं, जॉब जा रहे हैं, बच्चा घर में अकेला रह रहा है। अब उसको घर में रहते रहते कोई ना कोई कंफ्यूजन क्रिएट हुई, तो उसको इंतजार करना पड़ेगा कहाँ का, सैटरडे और संडे का, क्योंकि आप सैटरडे संडे को ही मिल पाते हैं। तो क्या होगा, बच्चे को जब जरूरत पड़ेगी तब उसको उचित निर्देशन और परामर्श नहीं मिल पाएगा। तो ये आप देख रहे हैं संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा दोष यही है कि यहाँ आपको क्या होती है, सलाह बहुत कम मिल पाती है। फिर आप देखेंगे कि संयुक्त परिवार में जब आप पति और पत्नी लगातार दोनों एक जैसा पैसा कमा रहे हैं, आप शहरों में रह के देख रहे हैं कि आपकी रुचियां भी भिन्न भिन्न है, तो आपके संबंधों में क्या होगी, कटुता आना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर आप अधिकार और कर्तव्यों में क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और जब ये कटुता बढ़ जाएगी तो आप देखेंगे ये तलाक की घटनाएं बढ़ने लगेंगी। हाँ चलिए, एक सवाल आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ कमेंट बॉक्स के लिए, आपको ये बताना है कि बढ़ती हुई तलाक की घटनाएं क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाती हैं या नेगेटिव दिखाती हैं। क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि जब तलाक बढ़ रहे हैं तो महिलाएं सशक्त हुई हैं, तो ये आपको सोचकर बताना है मुझे कमेंट में। चलिए अगला देखते हैं कि अगला क्या है। चलिए अगला हमारा टॉपिक जो बनता है इसमें, वो हमारा टॉपिक बन रहा है कि आनुवांशिकता और रक्त संबंध। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको आप देख लीजिए, केवल इसमें 4 से 5 फैक्ट हैं। तो ये मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि आनुवांशिकता की खोज सबसे पहले किसने करी थी, ऑस्ट्रिया के एक वैज्ञानिक थे, ग्रेगोर जॉन मेंडल। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था 1822 में। इन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे पर प्रयोग करके देखा था कि एक मटर का एक पौधा है, एक प्रजाति का, ये दूसरी प्रजाति का है। जब इन्होंने इन दोनों पौधों को मिलाकर संकरण करवाया तो इन्होंने देखा कि ये जो तीसरी प्रजाति का पौधा बना, इसमें इन दोनों प्रजातियों की विशेषताएं पाई जा रही हैं, यानी किसकी भी विशेषता है और इसकी भी विशेषता है। तो इन्होंने बोला कि जब 2 माता पिता आपस में मिलकर संकरण करते हैं या संतान की उत्पत्ति करते हैं तो दोनों की जो विशेषताएं होंगी वो संतान में पाई जाएंगी। तो इसको इन्होंने आनुवंशिकता का जनक बोला गया, इसलिए हम जॉन मेंडल को क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता का जनक बोलते हैं। इसी आधार पर आपने देखा है कि मानव में जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, इनकी खोज सबसे पहले किसने करी थी, लैंड स्टीनर ने की थी। अब इन ब्लड ग्रुप्स को 4 भागों में बांटा जाता है, यानी कि ए, बी, ए बी और ओ। हम आगे आरएच फैक्टर की भी बात करेंगे, इसके लिए हमारे एक सेपरेट लेक्चर रहेगा, तो यहाँ मैं आपको जल्दी में समझा देता हूँ। तो ये जो रक्त समूह होते हैं या फिर बच्चे में रक्त समूह कौन सा होगा, तो ये माता पिता के आधार पर आप पता कर सकते हैं। अगर माता पिता का रक्त समूह क्या है, ए है, तो ये प्रबल संभावना रही कि बच्चे में भी ए ज्यादा से ज्यादा हो। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं कि अगला हमारा इसमें टॉपिक क्या है। तो अब हमारा जो सीडीपी आपका जो पढ़ता है एमपी टेट में एक क्षेत्र है। अब जब आप सीडीपी का पेपर तैयार कर रहे होते हैं तो आपको पढ़ना पड़ता है कि आप परिवार का क्या योगदान रहता है बच्चे के विकास में। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि जब आप परिवार के योगदान की बात कर रहे हैं तो परिवार में क्या होता है, बच्चे को एक नियमित देखभाल मिलती है, यानी बच्चे की जो देखभाल होती है वो उचित तरीके से होती है। बच्चे की जो दिनचर्या हो जाती है वो नियमित हो जाती है। अगर दादाजी 5 बजे उठते हैं तो बच्चा धीरे धीरे क्या करेगा, उसको कॉपी करना स्टार्ट करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चा क्या करता है, आप जो भी रिएक्शन देते हैं बच्चा भी उसको क्या करता है, कॉपी करना स्टार्ट कर देता है। तो बच्चा दिनचर्या सीखेगा, नियम सीखेगा, प्रेम सीखता है, यानी कि आप किससे किस प्रकार से बात कर रहे हैं, आपके संबंधों में कितनी मधुरता है, बच्चा भी उन सारी चीजों को सीखने का प्रयास करेगा। पीछे हमने देखा था पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, आप देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बच्चे का सबसे ज्यादा सामाजिकरण कहाँ होता है, परिवार में होता है। तो बच्चे का सबसे ज्यादा सामाजिकरण परिवार में होता है, जहाँ उसकी प्रथम गुरु कौन होती है, उसकी माता होती है। और बच्चे का पहला विद्यालय कौन सा होता है, परिवार होता है। तो बच्चा माता के द्वारा क्या सीखता है, प्रेम सीखता है, और माँ किस तरीके से जिम्मेदारियां उठा रही है बच्चा उनको भी सीख रहा होता है। साथ ही परिवार में अगर लोग अच्छे हैं तो बच्चा क्या करता है, बच्चे का विकास हो रहा होता है सामाजिक तौर से, मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से। क्योंकि अगर परिवार संयुक्त परिवार है तो उसमें ज्यादा सदस्य होंगे तो बच्चा किसी न किसी के पीछे दौड़ लगा रहा है या किसी न किसी के साथ कोई ना कोई खेल खेल रहा है,
तो बच्चे का उससे क्या होगा, शारीरिक विकास होगा ही होगा। चलिए अगला देखते हैं कि बच्चे को जो परिवार है, अगर वो संयुक्त परिवार है तो दादा दादी के अनुभव से ज्ञान मिलेगा, दादाजी उसे संस्कार सिखाएंगे, सामाजिक व्यवहारों के बारे में जानकारी देंगे, तो इस तरीके से बच्चे का विकास होगा। फिर हम देखते हैं कि जो परिवार में भाषा बोली जाती है बच्चा वो भी सीखता है, तो बच्चे का भाषाई विकास भी परिवार से होता है। यानी माता पिता की शिक्षा का भी आकलन हो जाता है कि अगर बच्चे का संस्कार का स्तर उच्च है, यानी उच्च यानी कि अगर बच्चा अच्छी भाषा बोल रहा है तो माता पिता भी क्या है, शिक्षित है। अगर बच्चा भी खराब लहजे का प्रयोग कर रहा है या फिर अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा है तो बच्चे के माता पिता क्या है, अशिक्षित हो सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि अलग अलग वैज्ञानिक जो रहे हैं उन्होंने अपने अपने क्या मत दिए हैं परिवारों को लेकर। तो रूसो एक हमारे समाजशास्त्री रहे हैं, इतिहासकार भी रहे हैं, तो उन्होंने बताया है कि बालक की जो शिक्षा की प्रकृति होना चाहिए वो उसके परिवार के अनुरूप होना चाहिए, कि अगर बालक किस परिवार में रह रहा है, बालक के परिवार शिक्षित है या अशिक्षित है, संयुक्त परिवार है, तो बालक की जो शिक्षा की प्रकृति है वो किस पर डिपेंड होनी चाहिए, परिवार के अनुरूप होनी चाहिए। फ्रोबेल एक समाजशास्त्री हैं जिन्होंने बच्चों के या फिर समाज के लिए बहुत सारा काम किया है। आप आगे चल के देखेंगे, आप फ्रोबेल खिलौनों के बारे में भी जानकारी लेंगे, तो जो उन्होंने बच्चों को खेल से जोड़ने का प्रावधान भी बताया था। तो इन्होंने बताया है कि बच्चों की जो शिक्षा है वो घर में ही होना चाहिए, वो भी महत्वपूर्ण तरीके से। क्यों? क्योंकि हम जो देख रहे हैं कि माता पहली गुरु होती है, तो ये वही फ्रोबेल बोल रहे हैं कि माता ही बच्चे की आदर्श अध्यापिका है, यानी कि बच्चों को सबसे पहले शिक्षा कौन दे रहा है, माता दे रही है। मोंटेसरी ने भी यही कहा है कि बच्चे की जो शिक्षा है वो घर में ही होना चाहिए, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा की बात करिए तो प्रारंभिक शिक्षा घर में ही होना चाहिए। और घर को उन्होंने क्या बोला है, बच्चे की बचपन का विद्यालय बोला है। और उसके बाद जब बच्चा सीख जाए, घर में से भाषाई ज्ञान सीख जाए, बोलना सीख जाए, थोड़े संस्कार सीख जाए, तो बच्चे को कहाँ भेजना चाहिए, विद्यालय भेजना चाहिए। तो ये आपको समझ में आया कि रूसो ने क्या बोला है, फ्रोबेल ने क्या बोला है, मोंटेसरी ने क्या बोला। ये कुछ ऐसे समाजशास्त्री हैं जिनके विचार मायने रखते हैं, और भी सारे समाजशास्त्रियों ने अपने अपने विचार दिए हैं, लेकिन ये प्रमुख रूप से दिए गए विचार हैं। अगला देखते हैं मित्रता। तो ये जब मैंने ये बोला आपसे मित्रता या फ्रेंडशिप, तो आपके दिमाग में अपने कुछ दोस्तों की तस्वीर बनी होगी, या फिर कुछ ऐसे व्यक्ति जो आपके पारिवारिक रूप से संबंधित नहीं है, या फिर जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, या फिर ऐसे रिश्ते कहें जिन्हें आपने क्या किया है, कमाया है, यानी कि आपने अपने अनुभवों के आधार पर उन व्यक्तियों को आगे जोड़ा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मित्रता की। ये सबसे अच्छा टॉपिक है, या फिर हमारे जीवन में मित्र सर्वाधिक ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं परिवार के बाद। तो देख रहे हैं कि मित्रता एक ऐसा संबंध पाया जाता है जो रक्त संबंधों से अलग होता है। यानी हम अपनी सुविधा के हिसाब से, यानी हमें किसकी जरूरत है, अपनी रुचि के हिसाब से, अगर यदि हम मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो हम उसके आधार पर लोगों को चुनेंगे। तो आप अपनी रुचि और सुविधा के आधार पर क्या करते हैं, देख परख कर कुछ व्यक्तियों का चुनाव करते हैं जो बढ़ते संबंधों के साथ आप उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, ज्ञान के रूप से जुड़ते हैं, सहयोग के रूप से जुड़ते हैं, तो आगे चल के आप उनके क्या हो जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। अब आपने ये देखा होगा कि बालक बालिकाएं जो खेल रहे होते हैं तो कार्यों में मित्र उनका आपस में सहयोग कर रहे होते हैं, उनके साथ खेलने के लिए काम आते हैं, उनकी भावनात्मक समझ को आगे बढ़ाते हैं, या फिर रुचि पैदा करते हैं किसी कार्य के लिए। लेकिन आप ये देखा होगा कि एक ग्रुप में सभी लोग, ये जरूरी नहीं है कि आपके जो बच्चा है, आपके बच्चे के सभी मित्र अच्छे ही हों, यानी कि सभी मित्रों से संबंध अच्छे हों। तो अगर आपके बच्चे के 4 दोस्त हैं, यानी कि 1, 2, 3 और ये 4, और ये आपका बच्चा है, तो हो सकता है इस बच्चे से इस बच्चे के संबंध अच्छे ना हो, या ये दोनों आपस में क्या करें, कंपटीशन वाली फीलिंग लेकर आए। तो ये आवश्यक नहीं है कि बच्चा जिस समुदाय में खेल रहा है उस समुदाय के सभी बालकों से उसके संबंध अच्छे ही होंगे। अब अरस्तु ने क्या किया है, बच्चों की जो मित्रता होती है उसको 3 भागों में बांटा है, यानी कि मित्रता 3 भागों में बांटी गई है। पहला उपयोगिता के आधार पर, दूसरा आनंद के आधार पर, तीसरा अच्छे मित्र को बनाया गया है। यानी उपयोगिता के आधार पर, यानी कि जैसे आपको एक पेन चाहिए और इस व्यक्ति के पास 4 पेन हैं, तो आपने क्या किया, इस व्यक्ति से बात करना स्टार्ट करी और इससे एक पेन ले ली, तो आपकी यहाँ क्या हुआ, आपकी उपयोगिता पूरी हुई। तो आपने ये काम के आधार पर या फिर आपने ये मतलब के आधार पर, जिन्हें आप अपने समाज में बोलते हैं मतलबी मित्र। दूसरा आनंद के आधार पर मित्र क्या होते हैं, जैसे आप घर से बैट बॉल लेके निकले प्लेग्राउंड पर, अब यहाँ आपने देखा कि आप खेल रहे हैं, ये 2 बच्चे और बैठे हुए हैं। अब इन बच्चों के पास कोई भी संसाधन नहीं है खेलने के लिए, इन्होंने देखा कि आपके पास बैट है, ये आपके पास आए, इन्होंने आपसे बात करना स्टार्ट करी और आपके मनोरंजन में सहयोग देने का वादा किया। इन्होंने आपके साथ क्रिकेट खेली, तो फिर आपको क्या समझ में आया कि आपने इनसे मनोरंजन लिया। आखिरी मित्र जो हमारा बनता है अच्छा मित्र, यानी कि ऐसा मित्र जो हमारे हर सुख दुख में या हमारी परिस्थितियों को समझे, हमारी। चलिए आखिरी मित्र जो देख रहे हैं हम, अच्छा मित्र यानी कि ऐसा मित्र जो हमारी भावनाओं को समझे, हमारी रुचियों में साथ दे, हमारे अच्छे समय में साथ दे,
हमारे दुख भरे समय में साथ दे, तो हम इसे बोलते हैं भावनात्मक समझ वाला मित्र। चलिए अगला देखते हैं कि मित्रों के बारे में हम और क्या जानकारी लेने वाले हैं। तो आप ये क्या देख रहे हैं, मित्रता का महत्व, यानी कि आपके जो मित्र हैं आप उनको किस तरीके से देखते हैं, या फिर आपके मित्र किस प्रकार से उपयोगी आपके जीवन में रहते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं मित्रता का महत्व। तो जब आप दोस्तों के साथ खेलने जाते हैं तो आपकी शारीरिक क्रियाएं पुष्ट होती हैं, यानी कि आप बॉडी लैंग्वेज है वो फिट होती है, आपकी बॉडी भी आगे बढ़ने का काम कर रही है। धीरे धीरे खेलों में आप क्या करते हैं, योग अभ्यास कर रहे होते हैं, मानसिक विकास प्रबल हो रहा होता है। यानी कि जब आप दोस्तों से बात कर रहे हैं तो आपको समझ आता है कि आपको किस दोस्त से कितनी बात करनी है, या आप किसी भी पजल्स को सॉल्व कर रहे हैं आपस में, तो इससे आपका मानसिक विकास होगा। सामाजिक आदर्श और मूल्यों की शिक्षा मिलेगी। आपके घर में किसी चीज के बारे में विचार एक तरीके के हैं, आप जिस दोस्त को बनाया है वो दोस्त आपका अच्छा दोस्त है, तो उसके घर में भी विचार दूसरे तरीके के होंगे। तो आप क्या करेंगे, आपस में विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इससे आपके विचार आदान प्रदान होंगे तो आपके सामाजिक आदर्श और मूल्य की शिक्षा होगी, वो भी आगे बढ़ेगी। फिर आपको ये समझ में आता है कि जब आप मित्र बनाते हैं तो आपकी निर्णय क्षमता का विकास होता है, कि आप समझ रहे हैं कि किस मित्र से आपको कितनी उपयोगिता है, या फिर आप जिस मित्र के साथ रह रहे हैं वो मित्र आपको कितना ज्यादा उपयोगी हो सकता है, ये निर्णय भी आपको लेना होता है। अब मित्रता में सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना होता है कुसंगति से बचना होगा, यानी कि आप जिन मित्रों के साथ रह रहे हैं, यानी आप इस पॉइंट में आप दोनों पॉइंट समझ सकते हैं कि निर्णय क्षमता का भी विकास हो रहा है, या कि आपको ध्यान देना है कि अगर आपके मित्र ने बोला है कि चलिए आज शुरुआत करते हैं अपन कुछ व्यसनों की, यानी कि आप कुछ ड्रिंक्स लेना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ मना करना है, तो आपको ये निर्णय लेने की क्षमता का विकास भी यहाँ हो रहा है। तो आपने मना किया तो आपको समझ में आ गया आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, यानी कि आपके मूल्य अच्छे हैं। तो ये कुसंगति से भी बचाव है, यानी कि अगर आपका मित्र अच्छा है तो वो आपको कुसंगति से बचाएगा। आखिरी, जब आप मित्रों के साथ रह रहे हैं तो आपको सामंजस्य और सहयोग की भावना का विकास होता है। तो आपको ये समझ आता है कि जब आप मित्रों के साथ खेलने जाते हैं तो आपको सब मिल बांट कर खेलना होता है, एक ही चीज से बाकी सारे लोग भी खेल रहे होते हैं। बाकी आप देख रहे हैं कुछ फोटोग्राफ्स मैंने यहाँ यूज किए हुए हैं कि लाइफ इज बेटर विद फ्रेंड्स, यानी कि आप दोस्तों के साथ हमेशा खुश रहते हैं। बेस्ट फ्रेंड का मीनिंग बताया गया है कि जो आपके लिए लड़ सकता है, आपकी रिस्पेक्ट कर सकता है, आपको हमेशा जोड़ के रखता है, सहयोग बढ़ाता है आपका, जिसकी आपको आवश्यकता हो, जो आपको डिजर्व करता हो। और अ स्वीट फ्रेंडशिप रिफ्रेश योर सोल्स, यानी कि आपके जीवन को आगे बढ़ाने में दोस्तों का बहुत बड़ा महत्व होता है। चलिए आगे देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। अब हमने अपना फैमिली और फ्रेंड्स ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो बचे हुए हैं जिन्हें मैंने यहाँ समावेश करने का कोशिश किया है। तो आप ये समझिए कि ये बिंदु अपने आप में एक क्वेश्चन है, जब ये आएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। तो पहला है कि मल्लों का एक घर का प्रकार है, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि मल्लों का क्या है, तो आपको याद रखना कि मल्लों का एक घर है। फिर हमारे यहाँ विवाह अधिनियम कौन सा चलता है, तो 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार भारतीय समाज में एक ही विवाह करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि जो एकल परिवार जब विकसित हो रहे हैं तो एकल परिवारों में क्या, जब एकल परिवार बनेंगे तो माता पिता यानी बूढ़े या वृद्ध जो लोग होते हैं उनकी देखभाल क्या होगी, मुश्किल हो जाएगी। तो सरकार ने क्या किया है, 2007 में माता पिता और वरिष्ठ नागरिक देखरेख एवं कल्याण विधेयक 2007 पारित किया। उसमें यह बताया कि माता पिता और अभिभावकों की देखरेख करना उनकी संतानों की कानूनी रूप से जिम्मेदारी होगी। अगर वो उनकी रक्षा नहीं करते हैं या देखरेख नहीं करते हैं तो माता पिता चाहे तो उनको पे केस कर सकते हैं। अगला देखते हैं अपन मिताक्षरा का नियम। मिताक्षरा का नियम, जब आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो आपको संपत्ति का बंटवारा किस आधार पर होगा, तो मिताक्षरा अपने आप में विज्ञान की या फिर लॉ की पहली पुस्तक कही जाती है, विधि की पहली पुस्तक मिताक्षरा मानी जाती है। संपूर्ण भारत में प्रचलित है ये नियम, और इसको लिखा किसने है, विज्ञानेश्वर ने। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, यहाँ दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि मिताक्षरा किसकी पुस्तक है, तो विज्ञानेश्वर की है, और मिताक्षरा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो विधि की पुस्तक है। अब इसमें लिखा क्या गया है, तो इसमें बताया गया है कि परिवार में जो संपत्ति है या आप परिवार के जितने सदस्य हैं, आप सभी सदस्य परिवार की संपत्ति पर जन्मजात अधिकार रखते हैं। अगला नियम हमारे यहाँ जो कुछ क्षेत्रों में चलता है उसे बोलते हैं हम दाएं भाग का नियम, यानी कि इस नियम में यह बताया गया है कि ये केवल बंगाल में लागू होता है। बंगाल के क्षेत्रों में ये भी संपत्ति पर अधिकार किन व्यक्तियों का होगा, तो उसके बारे में बताया। तो इसमें केवल सिंपल सी बात ये लिखी गई है कि जो व्यक्ति मूल व्यक्ति को, यानी जैसे आपके दादाजी हैं ये, और आप ताऊ जी हैं, पापा हैं, आपके बाकी भाई हैं, तो ये समझ आना चाहिए कि दादाजी की प्रॉपर्टी का अधिकार किस किस को होगा। तो इसमें दाएं भाग के नियम में बताया गया है कि जो व्यक्ति दादाजी को पिंडदान कर सकता है, जो दादाजी को पिंडदान करेगा वही क्या होगा, इस संपत्ति का अधिकारी कहलाएगा। अगला देखते हैं हम उभयवादी परिवार के बारे में जानकारी यहाँ दी गई है कि उभयवादी परिवार कहाँ मिलते हैं, द्विस्थानीय परिवार क्या मिलते हैं। तो उभयवादी या द्विस्थानीय परिवार होते क्या है, पहले ये बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि एक पुरुष और एक महिला
ये विवाह करने के बाद किसी नए घर में रह रहे होते हैं। सुबह 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 यानी दिन के प्रारंभ में क्या होता है कि महिला अपने घर होती है, यानी जहाँ जिसका जन्म हुआ होता है, पुरुष अपने घर होता है। रात्रि के समय ये दोनों महिला और पुरुष एक जगह मिलते हैं और सुबह फिर से अपने अपने घरों में चले जाते हैं। तो इसे द्विस्थानी परिवार बोला जाता है। ये भारत में केवल केरल में और लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। ये आपसे पूछा जाएगा तो पेपर बहुत टफ होगा। अगला, फ्रेंडशिप को लेकर कुछ लोगों ने अपने अपने विचार दिए, जैसे हमारे गोस्वामी तुलसीदास हैं, जिनकी रचना कौन सी है, रामचरितमानस। और रामचरितमानस किस में लिखी गई है, अवधी भाषा में। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ 3 क्वेश्चन मैंने बताया आपको कि तुलसीदास की रचना कौन सी है, रामचरितमानस, और रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में। तो इन्होंने मित्रता को देखते हुए बोला गया है कि को ना कुसंगति पाए न साई, यानी कि अगर आप कुसंगति में रह रहे हैं तो आप उससे बच नहीं सकते। यानी कि इन्होंने बताया कि जब आप खराब संगति में रह रहे हैं तो उससे बचना बहुत मुश्किल है। यानी कि जब आप खराब संगति में रहेंगे तो आप क्या करेंगे, खराब होंगे ही। यानी कि आप अपने घरों में आलू देखेंगे, उसमें से एक अगर आलू खराब हो रहा होगा तो बाकी के जो आलू होंगे वो क्या होंगे, तेजी से खराब होंगे। दूसरा, पियाजे और मीड़ जो आपको बाल विकास में पढ़ने मिलेंगे, तो आपने यहाँ देखा है कि पियाजे और मीड़ ने भी क्या बोला है कि अगर बच्चे के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, तो वो उनके सहपाठियों या फिर उनके मित्रों का पड़ता है। फिर अंग्रेजी में एक शब्द यूज होता है पीयर। अब पीयर शब्द का अर्थ हम जो लगाते हैं वो सहपाठियों के लिए लगाते हैं, लेकिन उसका अर्थ होता है समानता, क्योंकि आप दोस्ती में क्या करते हैं, समानता के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये हमने आज का लेक्चर देखा। चलिए अगला लेक्चर आपको मिलेगा 2 अप्रैल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। आपकी जो भी क्वेरी है या आप इन्वॉल्वमेंट सीरीज के बाद जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उसके मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैंने आपको एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है इस वीडियो में, उसको आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।